एक बच्ची जिसके घर में कभी खुशियों से ज्यादा तंगी ने दस्तक दी थी। एक युवती जिसे सपनों की कीमत चुकाने के लिए झाड़ू, पोछा और बर्तन तक साफ करने पड़े। एक चेहरा जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में आदर्श बहू बनकर जगह बनाई। और फिर वही शख्सियत सत्ता के गलियारों में ऐसी पहुंची कि बड़े बड़े दिग्गज भी चौकन्ने हो गए। लेकिन कहानी सिर्फ संघर्ष और कामयाबी की नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं ऐसे आरोप, ऐसे फैसले और ऐसे मोड़ जिन्होंने तालियों को सवालों में और जीत को विवादों में बदल दिया। आखिर कैसे एक साधारण शुरुआत ने इतिहास रचा? कौन से राज आज भी बहसों का हिस्सा बने हुए हैं? और क्या ये सफर अभी खत्म हुआ है या सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी है? जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो आपको हैरान कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 150 रुपए से जिंदगी शुरू करने वाली एक लड़की, जो कभी गोबर की बदबू से भरे एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर थी, वही एक दिन देश की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाएगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस महिला ने टीवी पर करोड़ों लोगों की आदर्श बहू बनकर दिल जीते, जिसने राजनीति में ऐसे दिग्गजों को चुनौती दी कि पूरा देश हैरान रह गया, उसी महिला के नाम के साथ विवाद, बगावत और सत्ता से पतन की कहानियां भी जुड़ गईं। आखिर कौन है स्मृति ईरानी? कैसे गरीबी से निकलकर उन्होंने शोहरत, सत्ता और ताकत की बुलंदियों को छुआ? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका राजनीतिक सफर अचानक मुश्किलों से घिर गया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे संघर्ष, सफलता, विवाद और राजनीति के उन अनसुने पहलुओं को जिन्होंने स्मृति ईरानी को भारत की सबसे चर्चित महिलाओं में शामिल कर दिया। अचानक एक दिन देश की सबसे ताकतवर और चर्चित मंत्रियों में शामिल कैसे हो गईं? क्या आपको पता है कि टेलीविजन की दुनिया में आदर्श बहू का प्रतीक बनी तुलसी वीरानी पर असल जिंदगी में अपनी ही सहेली का घर तोड़ने और उसके पति से शादी रचाने के गंभीर आरोप क्यों लगे? जिस महिला ने 2019 के महासंग्राम में उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी को हराकर गांधी परिवार का बरसों पुराना गुरूर तोड़ दिया था, जिसे पूरी दुनिया ने जॉइंट किलर का खिताब दिया, उसे अचानक 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने किनारे क्यों कर दिया? क्या ये उनके लगातार बढ़ते अहंकार का नतीजा था, या फिर पर्दे के पीछे अमित शाह और पार्टी के साथ कोई ऐसी अनकही बगावत सुलग रही थी जिसने उनका पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा दिया और उन्हें अर्श से फर्श पर लापटका? आज हम राजनीति और बॉलीवुड के उस तिलिस्म को तोड़ने जा रहे हैं जिसकी चकाचौंध के पीछे बहुत गहरा अंधेरा छिपा है। इस मसालेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 1976 को राजधानी दिल्ली के मशहूर लेडी हार्डिंग अस्पताल से, जहां एक नन्ही बच्ची ने दुनिया में अपनी पहली सांस ली। लेकिन इस बच्ची के जन्म पर परिवार में जश्न का कोई माहौल नहीं था और ना ही कोई ढोल नगाड़े बज रहे थे। वजह थी इसके माता पिता अजय मल्होत्रा और शिवानी बागची, जिन्होंने समाज की बंदिशों और परिवार की मर्जी के सख्त खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। उनके पिता एक पंजाबी खत्री थे और मां एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। इस प्रेम विवाह की बहुत बड़ी कीमत उन्हें अपना ही घर छोड़कर चुकानी पड़ी थी। जब उन दोनों ने घर छोड़ा तो उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ कुल 150 रुपए थे। जरा सोचिए, जिंदगी शुरू करने के लिए सिर्फ 150 रुपए। उनके पास सिर छिपाने के लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए मजबूरी में उन्होंने दिल्ली के मुनैरका इलाके में अपनी एक दोस्त के तबेले के ऊपर बने एक बेहद छोटे से सीलन और बदबू से भरे कमरे में पनाह ली। नीचे गाय भैंसों का तबेला था, हर वक्त गोबर की तेज महक आती थी, मच्छरों की भिनभिनाहट रहती थी। और ठीक उसी घुटन भरे और बदहाल माहौल में जन्मी थी स्मृति मल्होत्रा। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, लेकिन इस परिवार की परेशानियां किसी भी तरह कम नहीं हुईं। और दिल्ली की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से बचने के लिए ये परिवार पड़ोसी शहर गुड़गांव शिफ्ट हो गया। आज का गुड़गांव भले ही आपको आलीशान बिल्डिंगों, चमचमाते कॉर्पोरेट ऑफिसों और शानदार मॉल से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस पुराने दौर में ये शहर नया नया बस रहा था और हर तरफ सिर्फ धूल, मिट्टी और वीरानी छाई रहती थी। हालात इतने खराब थे कि स्मृति के पिता अपने परिवार का पेट पालने के लिए धौला कुआं के आर्मी क्लब के बाहर एक छोटी सी दुकान लगाकर किताबें बेचा करते थे। नन्ही स्मृति रोज बस के धक्के खाते हुए धौला कुआं आती थी और अक्सर चुपचाप अपने पिता के पास जाकर बैठ जाया करती थी। वहां आर्मी क्लब से गुजरने वाले बड़े बड़े आर्मी अफसरों की चमक और रौब को देखकर वो अक्सर सोचती थी कि क्या कभी भविष्य में उसकी जिंदगी भी इतनी ही रुतबेदार और आलीशान हो पाएगी।
दूसरी तरफ परिवार की खस्ता हालत को सुधारने के लिए उनकी मां शिवानी घर घर जाकर पैदल मसाले बेचा करती थीं। जब मसाले बेचने के बाद भी घर का खर्च नहीं चल पाया तो मजबूरन उन्होंने दिल्ली के 5 स्टार ताज मानसिंह होटल में हाउसकीपिंग की बेहद छोटी सी नौकरी कर ली। इसके कुछ समय बाद स्मृति की 2 और बहनें पैदा हुईं और एक ऐसे रूढ़िवादी समाज में जहां सिर्फ बेटे की चाह रखी जाती हो, वहां 3 बेटियों का बाप होना उनके गरीब पिता के लिए ताने और बेइज्जती का सबब बन गया। घर में हमेशा पैसों की तंगी रहने लगी और इस मानसिक तनाव ने धीरे धीरे उनके माता पिता के रिश्ते में कड़वाहट का जहर घोलना शुरू कर दिया। उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जबकि उनकी मां ग्रेजुएट थीं और ये वैचारिक और आर्थिक दरार इतनी गहरी होती चली गई कि 1983 में वो मनहूस दिन आ गया जिसने स्मृति के मासूम बचपन को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। महज 7 साल की छोटी सी उम्र में स्मृति ने अपना घर बुरी तरह टूटते हुए देखा और तलाक के बाद उनकी मां उन्हें और बहनों को लेकर वापस दिल्ली आ गई। यानी वो लव मैरिज जिसके लिए उन्होंने अपने परिवारों से बगावत की, उसका अंजाम अंत में इतना बुरा हुआ। उस पुराने जमाने में तलाकशुदा महिलाओं और टूटे हुए परिवारों को समाज बहुत ही दृष्टि और शक की नज़र से देखता था। दिल्ली आकर स्मृति अपने नाना नानी के घर रहने लगी, जहां उनके नाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कट्टर और समर्पित सदस्य थे और उनकी मां भी जनसंघ की विचारधारा से जुड़ चुकी थीं। यहीं से अनजाने में उस छोटी सी बच्ची के कच्चे दिमाग में वो गहरे राजनीतिक और वैचारिक बीज बो दिए गए जो कई दशकों बाद भारतीय राजनीति का एक विशाल वटवृक्ष बनने वाले थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी कोई बहुत अच्छे स्कूल में नहीं बल्कि RSS द्वारा चलाए जाने वाले एक मामूली से टेंट स्कूल में हुई, जहां सभी गरीब बच्चे जमीन पर टाक पट्टी बिछाकर पढ़ाई किया करते थे। काफी संघर्ष के बाद 6ठी क्लास में जाकर उनका एडमिशन कैथोलिक नन द्वारा चलाए जाने वाले होली चाइल्ड ओनालियम स्कूल में हुआ। ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी अब थोड़ी पटरी पर आ ही रही है कि तभी 13 से 14 साल की नाजुक उम्र में उनके नाना का अचानक निधन हो गया। इस घटना के बाद मजबूरन उनके माता पिता को फिर से एक छत के नीचे साथ रहना पड़ा। लेकिन सच तो ये है कि जो कांच का रिश्ता एक बार दरक जाता है वो पहले जैसा कभी नहीं जुड़ पाता। परिवार की आर्थिक हालत अभी भी बेहद खस्ता थी और टीनेज में कदम रख चुकी स्मृति ये बात बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी कि अगर उन्हें इस गरीबी के बदबूदार दलदल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना है तो उन्हें किसी फरिश्ते का इंतजार करने के बजाय खुद ही कुछ करना होगा। महज 16 साल की उम्र में जब उनके साथ की लड़कियां कॉलेज जाने के सुनहरे सपने देखती हैं और नए नए फैशन के बारे में सोचती हैं, तब स्मृति दिल्ली के तपते हुए फुटपाथों पर अनजान लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही थीं। वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की कॉस्मेटिक कंपनी नेचर्स के लिए एक सेल्स गर्ल का काम करती थीं। इस कमर तोड़ देने वाले काम के लिए उन्हें रोज के सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। लेकिन जब उनके पिता को बेटी के इस तरह सड़कों पर घूमने की भनक लगी तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत स्मृति का सड़कों पर ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना बंद करवा दिया और उन्हें जबरदस्ती एक कुरियर कंपनी में काम पर लगा दिया। अब उस छोटी सी लड़की का नया काम था आनंद विहार, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और पालम एयरपोर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से भारी भरकम कुरियर के पार्सल उठाना और उन्हें ऑफिस में जाकर रजिस्टर में एंट्री करना। जब पसीने से लथपथ, धूल मिट्टी में सनी हुई थकी हारी स्मृति वो भारी डिब्बे उठाती थी तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना पलता था, इस घुटन भरी गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी पाना। 1993 में उन्होंने किसी तरह अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पत्राचार के माध्यम से BCom में एडमिशन ले लिया। लेकिन उनका चंचल मन उन उबाऊ किताबों और बैलेंस शीट के आंकड़ों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके अंदर एक ऐसी तेज आग सुलग रही थी जो उन्हें लगातार रुपैले पर्दे और ग्लैमर की चमकदार दुनिया की तरफ खींच रही थी। और फिर 18 साल की उम्र में उस लड़की ने एक ऐसा निडर फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी जान पहचान के और बिना किसी मजबूत बैकअप के वो अपने कुछ कपड़े बांधकर माया नगरी मुंबई की तरफ निकल पड़ी। लेकिन मुंबई शहर जितना दूर से हसीन लगता है, पास से उतना ही बेरहम भी है। यहाँ पहुंचकर सपने जितनी जल्दी रंगीन लगते हैं उतनी ही जल्दी कांच की तरह टूटते भी हैं। स्मृति ने मुंबई में सरवाइव करने के लिए मॉडलिंग और थिएटर में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। उन्होंने टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों के लिए कई जगह ऑडिशन दिए, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ कड़वा रिजेक्शन ही मिला। 1998 में सब कुछ दांव पर लगाते हुए उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा रिस्क लिया। इस बड़ी प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए महंगे डिजाइनर, कपड़े, मेकअप और ग्रूमिंग चाहिए थी, जिसके लिए उन्हें अपने पिता से 1 लाख रुपए उधार मांगने पड़े। उनके सख्त पिता ने शर्त रखी कि अगर वो ये प्रतियोगिता हार गईं तो उसे ये सारे पैसे ब्याज समेत वापस चुकाने होंगे, वरना उसे चुपचाप अपने पिता की मर्जी के लड़के से शादी करनी पड़ेगी।
स्मृति ने ये खतरनाक शर्त मंजूर कर ली और अपनी मेहनत से वो टॉप 5 फाइनलिस्ट तक पहुंची भी। लेकिन बदकिस्मती से मिस इंडिया का चमकता हुआ ताज उनके सिर पर नहीं सज सका। हार का दर्द तो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था उनके पिता का वो 1 लाख रुपए का चढ़ता हुआ कर्ज। प्रतियोगिता से मिले कुछ स्पॉन्सर गिफ्ट्स को बाजार में बेचकर उन्होंने किसी तरह कुछ रुपए जुटाए, लेकिन बाकी पैसों का जुगाड़ करने के लिए अब उन्हें तुरंत एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। अपनी अच्छी हाइट और इंग्लिश के दम पर उन्होंने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के पद के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन वहां भी किस्मत ने धोखा दिया और उन्हें ये कहकर बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके रिजेक्ट कर दिया गया कि उनके अंदर एक एयर होस्टेस जैसी जरूरी पर्सनैलिटी और खूबसूरती बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, जिस लड़की ने हाल ही में मिस इंडिया फाइनलिस्ट का सफर तय किया हो, उसे एक एयरलाइन ने उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स के लिए रिजेक्ट कर दिया था। हताश, निराश और पिता के भारी कर्ज में डूबी हुई स्मृति जब चिलचिलाती धूप में बांद्रा की सड़कों पर पैदल भटकते हुए नौकरी तलाश रही थी, तभी उन्हें पता चला कि भारत का सबसे पहला मैकडॉनल्ड्स आउटलेट वहां खुला है और कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। जब वो दौड़कर वहां पहुंची तो उन्हें बताया गया कि सारे अच्छे पदों की भर्तियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री लेवल की सबसे निचले दर्जे की नौकरी बची थी। स्मृति ने मजबूरी में पूछा कि काम क्या होगा। जवाब मिला, ग्राहकों के खाए हुए झूठे बर्तन धोना, उनकी टेबल साफ करना और आउटलेट के फर्श पर झाड़ू पोछा लगाना। एक पल के लिए उस ग्लैमरस मिस इंडिया फाइनलिस्ट का गुरूर जरूर कांपा होगा, लेकिन पेट की आग और पिता के कर्ज के खौफ ने उसे वो झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी स्वीकार करने पर मजबूर कर ही दिया। इस काम के लिए उन्हें महीने के सिर्फ 10 से 1200 रुपए की मामूली पगार मिलती थी और ड्यूटी के बीच ब्रेक के दौरान खाने के लिए एक मुफ्त बर्गर दिया जाता था। हफ्ते में 6 दिन वो लगातार मैकडॉनल्ड्स के फर्श चमकाती थी और अपने हफ्ते के एक दिन की छुट्टी पर वो खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन के धक्के खाकर टीवी सीरियल्स के लिए जगह जगह ऑडिशन देने जाया करती थी। लेकिन किस्मत ने अभी उनके लिए बहुत बड़े ड्रामे, ट्विस्ट और विवाद छुपा कर रखे थे, जो जल्द ही उनकी पर्सनल लाइफ को हमेशा के लिए मैगजीन्स का हॉट टॉपिक बनाने वाले थे। मुंबई के इसी भयानक संघर्ष और गरीबी के दौर में उनकी बेरंग जिंदगी में एंट्री हुई एक बेहद अमीर पारसी बिजनेसमैन जुबिन ईरानी और उनकी पारसी दोस्त मोना की। ये वो बुरा दौर था जब स्मृति एक पैसे के लिए मोहताज थी और ऐसे मुश्किल वक्त में मोना ने एक बड़ी बहन की तरह उनकी बहुत मदद की। फिल्मी गॉसिप की चकाचौंध भरी दुनिया में आज भी ये बात डंकी की चोट पर और मजे ले लेकर कही जाती है कि मोना ने ही बेघर स्मृति को अपने घर में पनाह दी, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड जुबिन से मिलवाया। धीरे धीरे साथ रहते हुए ये तीनों बहुत गहरे दोस्त बन गए। लेकिन कहानी में सबसे पहला और झकझोर देने वाला ट्विस्ट तब आया जब मोना और जुबिन को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड के गलियारों में कहते हैं कि इस शादी के बाद स्मृति ने खुद को इस नए कपल से दूर कर लिया और वापस अपनी एक्टिंग की जिंदगी पर फोकस करने लगी। उन्होंने मशहूर सिंगर मीका सिंह के म्यूजिक वीडियोस सावन में लग गई आग में एक छोटा सा डांस रोल किया, एक सैनिटरी पैड का विज्ञापन किया और एक टीवी शो ओला होस्ट करना शुरू किया, जिसे उनसे पहले नीलम कोठारी किया करती थी। लेकिन उनकी किस्मत का तारा असली मायनों में तब चमका जब टीवी इंडस्ट्री की बेताज क्वीन एकता कपूर की मां शोभा कपूर की पारखी नजर उन पर पड़ी। एकता उन दिनों एक ऐसा मेगा सीरियल बनाने की तैयारी कर रही थी जो भारतीय टेलीविजन का पूरा इतिहास रचने वाला था। एकता की टीम ने जब स्मृति का ऑडिशन देखा तो उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया, ये कहकर कि वो लड़की कैमरे पर बहुत ही डल और बोरिंग लगती है और टीवी के डेली सोप के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। लेकिन दूरदर्शी एकता कपूर ने अपनी पूरी क्रिएटिव टीम के फैसले को दरकिनार करते हुए उसी रिजेक्टेड लड़की को अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लीड रोल में साइन कर लिया। और फिर 3 जुलाई 2000 को भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा और यादगार धमाका हुआ। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑन एयर हुआ। स्मृति ईरानी द्वारा बड़ी ही शिद्दत से निभाया गया तुलसी वीरानी का वो किरदार रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गया। वो अब सिर्फ एक आम टीवी एक्ट्रेस नहीं रही थी, वो भारत के घर घर की संस्कारी बेटी और हर सास की आदर्श बहू का एक ऐसा भगवान बन गई जिनकी लोग पूजा करने लगे थे। इस ब्लॉकबस्टर शो ने 8 सालों तक टीवी इंडस्ट्री पर एक छत्र राज्य किया। इसके 1800 से ज्यादा एपिसोड बने और स्मृति को लगातार 5 सालों तक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तुलसी की पॉपुलैरिटी का आलम और पागलपन ये था कि लोग अपनी शादियों के कार्ड्स पर भी भगवान की जगह उनकी तस्वीर छपवाने लगे थे। लेकिन जब पर्दे पर वो एक आदर्श और संस्कारी बहू का पवित्र चोला ओढ़े हुए थीं, ठीक उसी वक्त उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा भयानक भूचाल आ रहा था जिसने पूरी इंडस्ट्री में और उनके फैंस के बीच सनसनी फैला दी। उनकी दोस्त मोना और जुबिन ईरानी की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ गई और उनका कानूनी रूप से तलाक हो गया।
इस तलाक के तुरंत बाद स्मृति ने जुबिन से अपने प्यार का खुला इजहार किया और बिना वक्त गवाए मार्च 2001 में दोनों ने मीडिया से छुपकर गुपचुप तरीके से पारसी रीति रिवाज से शादी रचा ली। इस सीक्रेट शादी की खबर बाहर आते ही मीडिया और गॉसिप मैगजीन्स में आग लग गई और हर तरफ बवाल मच गया। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपने लगी कि टीवी की आदर्श तुलसी ने असल जिंदगी में अपनी ही सहेली का घर तोड़ दिया, अपनी मुश्किल वक्त में मदद करने वाली दोस्त के पति को चुरा लिया। ये उनकी जिंदगी का वो बदतरीन कलंक था जिसने स्मृति का पीछा आज तक कभी नहीं छोड़ा। सालों बाद जब 2023 में एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान एक फैन ने उनसे यही चुभता हुआ सवाल पूछा तो स्मृति अपना आपा खो बैठी और बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने कैमरे पर बेहद आक्रामक और गुस्से वाले अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि मोना उनकी कोई बचपन की सहेली नहीं थी, क्योंकि वो उम्र में उनसे 13 साल बड़ी हैं और उनका ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। स्मृति ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने मोना का घर बिल्कुल नहीं तोड़ा, बल्कि तलाक के बाद जब जुबिन अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले थे तब उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने मोना और जुबिन की पहली बेटी शेल को भी बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार से पाला और बाद में उनके खुद के 2 बच्चे हुए जिनका नाम जौहर और जॉयश रखा गया। खैर, पर्सनल लाइफ के इन गॉसिप भरे तूफानों को पार करते हुए तुलसी अब जिंदगी में कुछ और बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। असल में टीवी का वो छोटा पर्दा उनके तेजी से बढ़ते हुए कद के लिए अब बहुत छोटा पड़ने लगा था। इसीलिए उन्होंने अपनी फेस वैल्यू के दम पर राजनीति में एंट्री मारने का सोचा। साल था 2003 जब भारतीय राजनीति के धुरंधर और चाणक्य माने जाने वाले नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की पारखी नजर इस तेज तर्रार और घर घर में मशहूर चेहरे पर पड़ी। उन दिनों मीडिया में ये अफवाह बहुत तेज थी कि स्मृति जल्द ही कांग्रेस पार्टी में जा रही है, लेकिन बीजेपी की नेता मनीषा चौधरी के ऑफर और प्रमोद महाजन से एक सीक्रेट मुलाकात के बाद 15 नवंबर 2003 को स्मृति ईरानी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का केसरिया दामन थाम लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके थे और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक रिस्क लेते हुए इस नौसिखिया टीवी स्टार को दिल्ली की सबसे मुश्किल चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। नतीजा ठीक वही हुआ जिसकी राजनीतिक पंडितों को उम्मीद थी। कपिल सिब्बल को भारी बहुमत मिला और स्मृति ईरानी सिर्फ 47,000 वोटों पर सिमटकर बहुत बुरी तरह हार गईं। लेकिन असली ड्रामा और राजनीति का खूनी खेल तो चुनाव हारने के बाद शुरू हुआ। दिसंबर 2004 का वक्त था और गुजरात दंगों की आंच अभी पूरे देश में ठंडी नहीं हुई थी। पूरे देश में इस मुद्दे पर राजनीति बुरी तरह गरमाई हुई थी और विपक्ष हमलावर था। ऐसे नाजुक वक्त में स्मृति ईरानी, जो अब भी पार्टी में नई नई आई थी और राजनीति के दाव पेच सीख रही थी, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी बीजेपी को जड़ से हिलाकर रख दिया। गुजरात के सूरत शहर में मीडिया के दर्जनों कैमरों के सामने आकर उन्होंने सीधा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और पार्टी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। बात सिर्फ इस्तीफे पर ही नहीं रुकी, उन्होंने खुलेआम धमकी दे डाली कि अगर मोदी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो वो वाजपेयी जी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर से उनके खिलाफ आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जरा सोचिए, आज के समय में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में ऐसी बगावत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन उस वक्त इस नई और अनुभवहीन नेता ने सीधे शेर की मान में हाथ डालने की हिमाकत कर दी थी। इस बयान के तुरंत बाद पूरी बीजेपी में भयंकर कोहराम मच गया। आरएसएस और बीजेपी ने स्मृति ईरानी को तुरंत दिल्ली तलब किया और ऐसा कड़ा अल्टीमेटम दिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी दिन शाम होते होते उनका सारा बागी तेवर और हवाई गुस्सा पूरी तरह से काफूर हो गया। उन्होंने डरी हुई हालत में मीडिया के सामने आकर अपना बयान वापस लिया और बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी मांगी। अंदरूनी सूत्रों और दिल्ली की राजनीतिक गॉसिप की माने तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के सामने फूट फूट कर रोकर माफी मांगी और बाद में नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके पैर भी छुए थे। राजनीति के इस अखाड़े में ये उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे भयानक भूल थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। 2006 में उनके राजनीतिक गॉडफादर प्रमोद महाजन की एक पारिवारिक विवाद में दुखद हत्या के बाद तो स्मृति ईरानी को पूरी तरह से पार्टी के अंदर हाशिए पर धकेल दिया गया और वो एकदम अकेली पड़ गईं। राजनीति में उन्हें कोई घास तक नहीं डाल रहा था, इसलिए परेशान होकर उन्होंने अपना खुद का टीवी प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और वारिस, विरोध और थोड़ी सी जमीन जैसे शो बनाए। लेकिन उनका लक खराब था और वो सभी शो फ्लॉप हो गए। हारकर 2007 में उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी और फिर 2008 में टीवी पर वापसी की नाकाम कोशिश की, लेकिन कामयाबी अब उनसे कोसों दूर जा चुकी थी। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक और फिल्मी करियर अब पूरी तरह से दफन हो चुका है और उनकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान गिरकर दोबारा अपने पैरों पर उठता है, असली सिकंदर वही होता है और स्मृति ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी।
उन्होंने कैमरों से दूर जमीनी स्तर पर चुपचाप काम करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उन्हें बीजेपी में अपना वजूद बचाना है और टिकना है तो नरेंद्र मोदी का विश्वास जीतना ही होगा। इसके लिए उन्होंने ना सिर्फ लगातार गुजरात के चक्कर लगाने शुरू किए, बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए गुजराती बोलना भी सीख लिया। उनकी इस बेतहाशा मेहनत, वफादारी और समर्पण को देखकर आखिरकार नरेंद्र मोदी का दिल पिघला और उन्होंने पुरानी बातें भुला दी। 2010 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और फिर 2011 में सीधा मोदी के ही आशीर्वाद से उन्हें गुजरात राज्य से राज्यसभा सांसद बनाकर दिल्ली में संसद के गलियारों में शान से भेज दिया गया। अब स्मृति ईरानी एक नई आग, एक बिल्कुल नए और खूंखार अवतार में वापस आई थी। वो हर रात प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स में बीजेपी की सबसे आक्रामक, बेबाक और तेज तर्रार प्रवक्ता बनकर उभरी, जो किसी से नहीं डरती थी। वो सीधे विपक्षियों को कैमरे पर धो डालती थी और उनकी इसी बेबाकी ने उन्हें अमित शाह, अरुण जेटली और खुद नरेंद्र मोदी के सबसे शक्तिशाली इनर सर्कल का अहम हिस्सा बना दिया। और फिर भारतीय राजनीति में आया साल 2014 का वो ऐतिहासिक चुनाव, जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। इस चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को एक ऐसा असंभव मिशन सौंपा। उन्हें सीधा कांग्रेस के सबसे मजबूत और अभेद्य किले अमेठी से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए रणभूमि में भेज दिया गया। वहां आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास भी मैदान में थे। इस मुश्किल चुनाव में स्मृति हार जरूर गईं, लेकिन उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ रैलियों से राहुल गांधी के पसीने छुड़ा दिए। जीत का अंतर इतना कम हो गया था। सबसे बड़ा और शर्मनाक बवाल उनके चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों को लेकर खड़ा हुआ, जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2004 के चुनाव हलफनामे में उन्होंने खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1996 में बीए पास बताया था, जबकि 2014 के नए हलफनामे में उन्होंने अपनी एजुकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर बताई थी। ये हंगामा और विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस और गुरूर के साथ कह दिया कि उनके पास अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी की डिग्री है। बाद में जब मीडिया ने इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि वो कोई डिग्री नहीं थी, बल्कि सिर्फ 6 दिन का एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स था, जिसे कोई भी कर सकता है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया और विपक्ष ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया और शिक्षा मंत्री 12वीं पास के चुभने वाले नारों से पूरा देश गूंजने लगा। इसके साथ ही सत्ता में आने के बाद और मंत्री बनने के बाद उन पर अहंकार और बदतमीजी के गंभीर आरोप भी लगने लगे। लोगों ने खुलेआम मीडिया में कहा कि उनका रवैया बेहद रूड, अहंकारी और किसी तानाशाह जैसा है जो किसी की नहीं सुनती। लगातार होते विवादों और उनके अड़ियल रवैये के कारण परेशान होकर 2016 के कैबिनेट फेरबदल में उन्हें एचआरडी जैसे ताकतवर मंत्रालय से हटाकर एक कम प्रोफाइल वाले टेक्सटाइल मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय में भेज दिया गया, जो एक तरह का डिमोशन था। ये उनके तेजी से बढ़ते हुए राजनीतिक ग्राफ पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हुआ। 2017 में उन्हें फिर से मौका देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय IAB का अतिरिक्त प्रभार मिला, लेकिन वहां भी उनकी काम करने की शैली किसी को रास नहीं आई। वहां के वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों के साथ उनके तीखे झगड़े होने लगे और काम रुकने लगा। इसी बीच उन्होंने पत्रकारों की मान्यता रद्द करने को लेकर फेक न्यूज़ का एक ऐसा विवादास्पद और खतरनाक आदेश निकाला जिस पर पूरी मीडिया इंडस्ट्री बुरी तरह भड़क गई। विरोध इतना भयानक था कि हालत ये हो गई कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को इस मामले में दखल देना पड़ा और उनका वो तानाशाही भरा आदेश रातों रात रद्द करवाया गया। इसके तुरंत बाद सजा के तौर पर उनसे वो मंत्रालय भी छीन लिया गया। दिल्ली की सत्ता के गलियारों और गॉसिप की गलियों में आग लग गई कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि सिर्फ चुनाव हारना ही उन्हें बाहर करने का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि पार्टी के अंदरूनी पावर गेम में वो बुरी तरह मात खा गई थी। अमित शाह और पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ उनके अनकहे शीत युद्ध की अफवाहें अब आम हो चली थीं। कहा जाने लगा था कि उनका कद इतना बढ़ गया था कि वो पार्टी के अनुशासन की लकीरें लांघने लगी थीं और बीजेपी का इतिहास गवाह है कि वो कभी किसी भी नेता को संगठन से बड़ा नहीं होने देती। रातों रात उनका सारा रुतबा छिन गया। उन्हें अपना लुटियंस दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना पड़ा और मीडिया ने तो उनके करियर के खत्म होने की राजनीतिक श्रद्धांजलि तक लिख डाली। ऐसा लगा मानो दूसरों का शिकार करने वाली जॉइंट किलर का अपना ही बुरी तरह शिकार हो गया हो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। स्मृति ईरानी राजनीति की वो चतुर खिलाड़ी हैं जिन्हें हार के बाद वापसी करना बहुत अच्छी तरह आता है। जब उन्हें लगा कि राजनीति के दरवाजे फिलहाल उनके लिए बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 2025 में उन्होंने एक ऐसा पासा फेंका जिसने सबको हैरान कर दिया।
करीब 1.5 दशक तक टीवी की दुनिया से दूर रहने के बाद 50 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अपने उसी पुराने अवतार तुलसी विरानी का चोला ओढ़ दिया जिसने उन्हें पहचान दी थी। 29 जुलाई 2025 को स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर मोस्ट अवेटेड शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का धमाकेदार प्रसारण शुरू हुआ। टीवी क्वीन एकता कपूर ने एक बार फिर अपनी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस को पर्दे पर उतारा और मास्टर स्ट्रोक खेला। जरा इस ड्रामे को महसूस कीजिए। जो औरत कल तक देश की सत्ता और राजनीति चला रही थी, बड़े बड़े फैसले ले रही थी, वो अब फिर से टीवी स्क्रीन्स पर ग्लिसरीन वाले आंसुओं और संस्कारी ड्रामे के बीच खड़ी थी। वैसे गॉसिप ये भी उड़ी थी कि एकता से उनका बीच में बहुत भयानक झगड़ा हुआ था, जब एकता ने कहा था कि 2014 में उन्होंने खास तौर पर स्मृति के लिए शो का सेट तैयार किया था और स्मृति ने ऐन मौके पर घमंड में मना कर दिया था। लेकिन बाद में फायदे को देखते हुए दोनों ने गिले शिकवे मिटा लिए और फिर से हाथ मिला लिया। उनके इस कमबैक ने टेलीविजन के टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्मृति ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि 49 साल की उम्र में कोई रिटायर नहीं होता और राजनीति में उनकी वापसी का रास्ता अभी भी बंद नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी की ये कहानी ये साबित करती है कि सत्ता, ग्लैमर और राजनीति के कॉकटेल से बड़ा कोई नशा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुलसी सिर्फ टीवी पर राज करके खुश रह पाएंगी या 2026 और उसके बाद के आने वाले चुनावों में वो एक बिल्कुल नए और खतरनाक अवतार में वापसी करके अपने राजनीतिक दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लेंगी। अगर आप YouTube बायोग्राफी बना रहे हैं तो ये हिस्सा कहानी को और रोचक बना देगा। साल 1998 की असफलताओं के बाद भी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो में काम करना जारी रखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने मशहूर गायक मीका सिंह के लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो सवन में लाग गई आग में भी छोटी सी भूमिका निभाई थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़की एक दिन देश की सबसे चर्चित नेताओं में गिनी जाएगी। फिर उनकी जिंदगी में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एकता कपूर अपने नए मेगा शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए नई अभिनेत्री की तलाश कर रही थीं। शुरुआत में ऑडिशन लेने वाली टीम ने स्मृति को ये कहकर खारिज कर दिया कि उनके चेहरे में टीवी स्टार जैसी चमक नहीं है। लेकिन एकता कपूर ने अपनी टीम की राय को नजरअंदाज करते हुए उन पर भरोसा जताया। यही फैसला भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे सफल दांव साबित हुआ। जब तुलसी विरानी पहली बार टीवी स्क्रीन पर आईं, तो पूरे देश में मानो एक नई दीवानगी शुरू हो गई। करोड़ों परिवार रात के तय समय पर टीवी के सामने बैठ जाते थे। कई शहरों में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि आदर्श भारतीय बहू का प्रतीक मानने लगे थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार जब सीरियल में तुलसी विरानी के मरने का दृश्य दिखाया गया तो देश के कई हिस्सों में दर्शकों ने विरोध प्रदर्शन किए। चैनलों पर लगातार फोन आने लगे और अंततः कहानी में बदलाव करना पड़ा। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ऐसा बहुत कम कलाकारों के साथ हुआ है। स्मृति ईरानी अपनी तेज याददाश्त और बेबाक बोलने के लिए भी जानी जाती हैं। राजनीति में आने के बाद संसद हो या टीवी डिबेट, वे बिना कागज देखे लंबे लंबे भाषण देने के कारण अक्सर चर्चा में रहीं। यही वजह थी कि धीरे धीरे वे भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाने लगी। लेकिन उनकी जिंदगी जितनी तेजी से ऊपर गई, उतनी ही तेजी से विवाद भी उनके साथ जुड़ते चले गए। शिक्षा, डिग्री, चुनावी हलफनामे, मंत्री रहते हुए लिए गए फैसले और पार्टी के भीतर उनके बढ़ते कद को लेकर कई बहसें होती रहीं। इन विवादों ने उनके राजनीतिक सफर को और भी नाटकीय बना दिया। और फिर आया 2019, जब उन्होंने अमेठी में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को हराकर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल कर दिया और उन्हें जॉइंट किलर के नाम से पहचाना जाने लगा। अमेठी की ऐतिहासिक जीत के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता ही जाएगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिना जाने लगा। संसद में उनके भाषणों की चर्चा होने लगी और टीवी चैनलों पर उनका हर बयान सुर्खियां बनने लगा। समर्थकों का मानना था कि वो हर चुनौती का जवाब बेबाकी से देती हैं, जबकि विरोधी उन पर आक्रामक राजनीति करने का आरोप लगाते थे। इसके बाद उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और बच्चों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। संसद के अंदर और बाहर उनके भाषण अक्सर वायरल होते थे। कई मौकों पर विपक्ष के साथ उनकी तीखी बहस भी देखने को मिली। लेकिन जितनी तेजी से उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था, उतने ही विवाद भी उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके हर बयान पर बहस होने लगी। समर्थक उन्हें एक निडर नेता बताते थे, जबकि आलोचक कहते थे कि उनका अंदाज जरूरत से ज्यादा आक्रामक है। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। इस बार अमेठी की लड़ाई पहले से भी ज्यादा कठिन थी।
कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और लंबे प्रचार अभियान के बाद चुनाव परिणाम आया। इस बार स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। 5 साल पहले जिस सीट पर उन्होंने इतिहास रचा था, वहीं से उन्हें हार मिली। ये नतीजा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। चुनाव हारने के बाद राजनीति गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। कुछ लोगों ने इसे जनता का फैसला बताया, तो कुछ ने इसे चुनावी रणनीति की कमजोरी कहा। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि उन्हें पार्टी ने बाहर निकाल दिया या उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। वे अब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देती हैं। इसी दौरान उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। लगभग 1.5 दशक बाद उन्होंने फिर से अपने सबसे लोकप्रिय किरदार तुलसी वीरानी के रूप में टेलीविजन पर वापसी की। उनके इस कमबैक ने पुराने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। लोगों ने कहा कि चाहे राजनीति हो या अभिनय, स्मृति ईरानी हमेशा वापसी करना जानती हैं। आज भी उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। एक ऐसी लड़की जिसने बेहद साधारण परिस्थितियों से निकलकर पहले मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाई, फिर देश की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन उनकी यात्रा ये भी दिखाती है कि सफलता के साथ विवाद, आलोचना और कठिन चुनौतियां भी आती हैं। शायद यही वजह है कि स्मृति ईरानी का जीवन आज भी भारतीय राजनीति और टेलीविजन की सबसे चर्चित कहानियों में से एक माना जाता है। आप इस हिस्से के बाद ये लंबा नरेशन जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्मृति ईरानी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो शायद आप राजनीति के खेल को अभी पूरी तरह नहीं समझते। राजनीति में हार कभी आखिरी नहीं होती और जीत कभी हमेशा की नहीं होती। यहाँ हालात बदलते देर नहीं लगती। लोकसभा चुनाव हारने के बाद कुछ समय तक स्मृति ईरानी मीडिया की सुर्खियों से दूर रहीं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी नहीं बनाई। वे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहीं, कार्यकर्ताओं से मिलती रहीं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती रहीं। उनके समर्थकों का कहना था कि ये सिर्फ एक चुनावी हार है, जबकि विरोधियों का मानना था कि उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। इसी बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया। वर्षों बाद उन्होंने फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। एक समय जिस किरदार तुलसी वीरानी ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई थी, उसी किरदार के साथ उनकी वापसी ने पुराने दर्शकों की यादें ताज़ा कर दी। लोगों ने कहा कि राजनीति की व्यस्त दुनिया में रहने के बावजूद वो अपने अभिनय को भूली नहीं थी। स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनकी वापसी करने की क्षमता रही है। जब लोग सोचने लगते हैं कि अब उनका सफर खत्म हो गया, तभी वो किसी नए रूप में सामने आ जाती हैं। यही बात उन्हें बाकी नेताओं और कलाकारों से अलग बनाती है। हालांकि उनकी जिंदगी विवादों से भी खाली नहीं रही। एक साधारण परिवार से निकलकर बिना किसी राजनीतिक विरासत और बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के देश भर में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता। ये सफर कई बार गिरने, संभलने और फिर उठकर आगे बढ़ने का सफर था। लेकिन दोस्तों, स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है। ये उस सच्चाई का आईना भी है कि इंसान की किस्मत एक ही जीवन में कई बार बदल सकती है। कभी लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, तो कभी वही लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं। कभी आपको सिर आंखों पर बिठाया जाता है, तो कभी एक हार के बाद लोग आपको भुला हुआ मान लेते हैं। जिस लड़की ने बचपन में गरीबी, परिवार के टूटने और संघर्ष का दर्द देखा था, उसी ने आगे चलकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, पहले टेलीविजन की दुनिया में, फिर देश की राजनीति में। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ीं और हर फैसला लोगों की नजरों में आने लगा। उनकी जिंदगी ये भी सिखाती है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति का हर कदम लोगों की कसौटी पर परखा जाता है। एक छोटा सा बयान भी राष्ट्रीय बहस बन सकता है, एक फैसला सुर्खियां बन सकता है और एक चुनाव किसी नेता की पूरी छवि बदल सकता है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी का नाम आज भी भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित हस्तियों में लिया जाता है। समर्थक उन्हें संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल बताते हैं, जबकि आलोचक उनके कई फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दोनों ही इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक अलग मुकाम बनाया। आज भी जब कोई युवा बड़े सपने देखने से डरता है, तो स्मृति ईरानी की शुरुआती जिंदगी ये संदेश देती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते बन ही जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि सफलता को बनाए रखना उसे हासिल करने जितना ही कठिन होता है। शायद यही वजह है कि स्मृति ईरानी का जीवन सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि संघर्ष, सफलता, विवाद, हार और फिर उठ खड़े होने की एक लंबी यात्रा है।
और इसी कारण उनकी कहानी आने वाले वर्षों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, स्मृति ईरानी की जिंदगी सिर्फ संघर्ष, राजनीति और विवादों तक ही सीमित नहीं है। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उन्हें कई बार सिर्फ उनके साधारण चेहरे और सामान्य व्यक्तित्व की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। कई लोगों ने साफ कह दिया था कि उनके अंदर हीरोइन बनने वाली कोई खास बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शायद यही कारण है कि बाद में वही लोग उनकी सफलता देखकर हैरान रह गए। स्मृति ईरानी अपने काम को लेकर बेहद अनुशासित मानी जाती हैं। कहा जाता है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग के दौरान वो कई घंटे लगातार काम करती थीं। कई बार दिन में 16 से 18 घंटे तक शूटिंग करने के बावजूद अगले दिन समय पर सेट पर पहुंच जाती थीं। इसी मेहनत ने उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया। राजनीति में आने के बाद भी उनका यही अनुशासन देखने को मिला। चुनावी प्रचार के दौरान वो एक दिन में कई जनसभाएं करती थीं। तो ये थी संघर्ष, शोहरत, सत्ता और विवादों से भरी एक ऐसी यात्रा जिसने समय समय पर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब आपकी राय क्या है? क्या आने वाले वर्षों में ये कहानी एक नया मोड़ लेगी या इतिहास का ये अध्याय यहीं तक सीमित रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में भी हम लेकर आएंगे एक ऐसी दास्तान जिसके पीछे छिपे सच से शायद आप अभी तक अनजान हैं।